IMF का वफ्द अगली किस्त से पहले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ गया है और दूसरी तरफ फरवरी के महीने के आदादोशुमार भी सामने आ गए हैं। कुछ आदादोशुमार अच्छे हैं तो कुछ तशवीशनाक हैं। सवालिया निशान उठा रहे हैं। IMF के साथ मसला पैदा हो सकता है। आदादोशुमार के मुताबिक फरवरी में महंगाई 113 माह यानी 9.5 साल की कम तरीन सतह यानी 1.5% पर आ गई है, जो माहिरीन मईशत की तवक्कात से भी बहुत कम है। और इस तरह इस माली साल के 8 माह में महंगाई 5.85% पर आ गई है, जो गुज़िश्ता माली साल के 8 माह में 28% पर थी। यानी हाई बेस इफेक्ट ने महंगाई की शरह नीचे लाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है और इसी वजह से अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को है। दूसरी तरफ फरवरी में बरामदात में खातिर ख्वाह कमी आई है। जनवरी में 2.9 अरब डॉलर्स की सतह देखने के बाद फरवरी में बरामदात 17% कम यानी 2.4 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो कि गुज़िश्ता साल फरवरी से भी 6% कम है। जबकि जनवरी के मुकाबले में दरामदाद भी 5.2 अरब डॉलर से गिरकर फरवरी में 4.7 अरब डॉलर्स पर आ गई, जिससे तिजारती खसारा दोनों माह में तकरीबन एक ही सतह पर यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहा। अब देखते हैं कि फरवरी के तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार क्या आते हैं, क्योंकि कई माह करंट अकाउंट सरप्लस दिखाने के बाद जनवरी में 420 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया था और जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर्स था, जो जनवरी में खसारे के बाद 628 मिलियन डॉलर्स रह गया था। और दूसरी तरफ FBR अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में फरवरी में भी नाकाम रहा है, जिससे इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में FBR का टारगेट के मुकाबले में खसारा 606 अरब रुपए हो गया है, क्योंकि फरवरी में 984 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 138 अरब रुपए कम यानी 846 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। और इसी वजह से अब तमाम नजरें पाकिस्तान आने वाले IMF वफ्द पर हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में टैक्स महसूलात टारगेट से कम रहना और टैक्स बेस ना बढ़ना सबसे अहम नुक्ता हो सकता है। इतलात के मुताबिक हुकूमत को IMF वफ्द के सामने टैक्स हदफ हासिल करने में नाकामी से ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ाने में नाकामी की वजह से मुश्किलात का सामना हो सकता है। हुकूमत ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स वसूली के जो दावे किए थे, हुकूमत उसमें नाकाम हुई है। ताहम खलीक यानी की खबर के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए पहुँच गया है और हुकूमत को उम्मीद है कि 7 अरब डॉलर्स के इस प्रोग्राम की अगली किस्त यानी 1.1 अरब डॉलर्स हासिल करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत को यह भी उम्मीद है कि प्राइमरी सरप्लस और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की वजह से टैक्स शॉर्टफॉल मुज़ाकरात में एक मसला नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट बैंक के मुनाफे, पेट्रोलियम लेवी और टेलीकॉम प्रॉफिट्स की वजह से रेवेन्यू टू GDP टारगेट से बेहतर रहा है और हुकूमत को प्राइमरी सरप्लस भी हासिल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डेट मैच्योरिटी पीरियड के हवाले से भी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि स्टेट बैंक ने करेंसी मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अपने अहदाफ हासिल किए हैं और इस हवाले से माजी की तरह IMF के तहफ़्फ़ुज़ात का इम्कान नहीं है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। रियल एस्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। इसके अलावा अथॉरिटी को गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है और अथॉरिटी को मतलूब दस्तावेज फराहम ना करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, जानेंगे सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना से, जबकि बिजनेस कम्युनिटी और मार्केट्स क्या सोच रही हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, कितनी कॉन्फिडेंट है हुकूमत कि टैक्स हदफ हासिल नहीं हुआ, उसके बावजूद ये मुज़ाकरात कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होंगे, आसानी से किस्त मिल जाएगी, मामलात आगे बढ़ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब साहब। देखिए, अगर ओवरऑल आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो हुकूमत जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मॉनेटरी अहदाफ हैं वो भी हासिल हुए हैं। इसको वहाँ पे मॉनेटरी साइड पे तो मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो वहाँ पे एक बात हो सकती है कि आपने शरह सूद में मज़ीद कितनी कमी करनी है और कितनी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आज का जो नंबर भी आपने रिपोर्ट किया उसके बाद
बाद भी तकरीबन 10.5% शरह सूद ज़्यादा है, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है जो ख़ुद IMF ने सेट किया हुआ है शरह सूद को डिटर्मन करने के लिए। अगर आप फिस्कल साइड पे देखते हैं, वहाँ पे भी जो 6 माह के नताइज हैं इनके, सूबों का नेट रेवेन्यू का हदफ हासिल हो गया, सूबों का 6 माह का प्राइमरी जो उनका था कैश सरप्लस का वो हदफ हासिल हो गया, फेडरल गवर्नमेंट का प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ हासिल हो गया, जो ओवरऑल सर्कुलर डेट में इजाफे का एक हदफ था वो भी इनका हासिल हो गया, वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। द प्रॉब्लम विल बी मूविंग फॉरवर्ड कि आगे आपने क्या करना है। यहाँ जो हुकूमत अपनी जो स्ट्रेंथ ले रही है वो इन चीज़ों के ऊपर ले रही है, लेकिन अगर आप जब स्ट्रक्चरल चीज़ों की तरफ जाएंगे जहाँ पे वाकई मुश्किल फैसले करके कुछ करना था, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने सही फरमाया अपने इंट्रो में, जो ताजिर है वो उनका कुछ नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत कुछ उनका करना नहीं चाहती। तनख्वाहदार तबके ने 285 अरब रुपए का टैक्स दे दिया, शाहजेब साहब 54% ज़्यादा है। जो ताजिर बरादरी है हमारी, उनकी जो ताजिर 2 स्कीम थी उसमें शायद 20 लाख रुपए का भी टैक्स नहीं आया। जो इनका क्लेम है कि हमने जो अनरजिस्टर्ड ताजिर हैं उनके ऊपर जो 2.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया, वहाँ से भी इनको सिर्फ 19 अरब रुपया मिला। ये 19 अरब रुपए पे बगले बजा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो लोग अभी भी अनरजिस्टर्ड है। तीसरा एरिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा कि अभी तक जो IMF का फोकस था वो कवानीन की मंजूरी तक था, वहाँ तक तो कहानी ठीक है। जो असल कहानी शुरू होगी, मतलब वो तो आपका हदफ हासिल हो गया ना, डिले के साथ हुआ। अक्टूबर में कवानीन पास करने थे, जनवरी से इंप्लीमेंट करना था, उसमें ताखीर ज़रूर हुई है, उसका शायद इनको एक वेवर लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इशू है, वहाँ पे इनको प्रोग्रेस इनकी नहीं हुई। फिर जो निजकारी है, जो यहाँ पे सही इनका इम्तहान था, निजकारी में हुकूमत बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। अब तो शायद वफाकी वजीर को भी तब्दील करने की बातें हो रही हैं। तो अगर आप होल सेल में अगर इनकी सारी आप एक असेसमेंट लें तो बाय एंड लार्ज इनकी जो कारकर्दगी है वो 50% प्लस है उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये जो FBR वाला मसला है शाहजेब साहब, ये थोड़ा सा पेचीदा इसलिए हो सकता है कि 606 अरब का इनकी जो इसमें नाकामी हुई 8 माह की, और जो दिसंबर में इनकी नाकामी थी वो 386 अरब रुपए की थी, शॉर्टफॉल जो था। मोर देन दैट, अब मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1% पे ग्रो कर रही है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है मुसलसल तीसरे साल, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है। तो इस सारे तनाजुर में अगर FBR आपको 26% से 28% ऑन एन एवरेज ग्रोथ दे रहा है तो ये बुरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जब हदफ ही गलत था 40% ग्रोथ के साथ वहाँ पे नहीं होना, तब होना ये है कि हैविंग ये जितना भी ये क्लेम कर लें कि हमारा जो है ये सारी चीज़ें समझाने की IMF को कोशिश भी कर लें, मुझे ये लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से खर्चा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा IMF के साथ चीज़ें फंस सकती हैं। दूसरा, पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ के जिसके ऊपर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे, वो एक आउटस्टैंडिंग इशू है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। और एक दो और एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड मामलात हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मसला आ सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो रिव्यू है विद सम इफ्स एंड बट्स ये अप्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आएगा। अरे साहब, मार्केट्स और बिजनेस कम्युनिटी उनमें कोई कंसर्न है इस हवाले से, या आप भी पॉजिटिव हैं कि मामला आगे बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी? आई थिंक जनरल इंप्रेशन तो मार्केट का यही है कि पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी, और जिस तरह के शहबाज राना साहब ने जो है काफ़ी तफसील से सारे एरियाज पर जो है वो अपना बातें बताई हैं, उसी किस्म का मार्केट के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। बट नेट बेसिस पर ये नज़र आ रहा है कि जो है वो किस्त मिल जाए, क्योंकि जनरली IMF इस बात पर जो है वो, क्योंकि आज वो यहाँ कराची में जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप से जो है उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में जो है वो उनका एक ये था कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, नंबर्स जो है इम्प्रूव हुए, हमारे बॉन्ड्स की जो है वो रिस्क प्रीमियम बिल्कुल कम हो गया है उस पर। और जो जनरल जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो है वो स्टेबलाइजेशन अचीव की है, उसमें ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था कि वो कंफर्टेबल हैं। बट इस पर बहुत ज़्यादा उनका ये इन्हिसार है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये कंटिन्यूसली जो है वो पाकिस्तान को परसू करनी पड़ेंगी, इसमें रिलैक्स जो है वो होना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो है वो आगे के जो मामलात होंगे, मैं समझता हूँ इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस होंगे, और आगे के टारगेट्स और पर्टिकुलरली जो है रिफॉर्म्स के एरिया में कि फर्दर कंटिन्यूसली वो रिफॉर्म्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो परसू करे, और उसमें
जो ग्रोथ और ये स्टेबलाइजेशन के बैलेंस को जो है वो आई थिंक मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बिजनेसमैन से मीटिंग की थी और उसमें उनकी ख्वाहिश थी कि अब हमें ग्रोथ की तरफ जो है वो तवज्जो देना चाहिए, और ऐसे उन्होंने तजावीज़ मांगी कि जिससे हम ग्रोथ हासिल करें। और इस बात पर जो है वो पर्टिकुलरली आई थिंक उनको देखना पड़ेगा कि जब वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो एक जनरल इंप्रेशन है कि ग्रोथ जो है वो बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो क्या उसमें ऐसे सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करें कि जिनमें ग्रोथ जो है वो पुश की जाए, बट वहाँ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो की स्पेंडिंग जो है वो कम हो, या ऐसे सेक्टर्स को पुश किया जाए कि जिससे जो एक्सपोर्ट बेस्ड हो। तो वो आई थिंक इज नाउ द सब्जेक्ट ऑफ मेन डिस्कशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरी नज़र में। और शहबाज राना साहब, ज़ाहिर हुकूमत नाकाम हुई है उन दावों में जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए थे, चाहे वो ट्रेडर्स के हवाले से हों और दीगर मामला जो आपने हाईलाइट भी किए हैं। कोई नया प्लान बन रहा है अब, जब एग्जिस्टिंग दावे अगर फेल हो गए कि जी अब किस तरीके से इन एरियाज से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा और IMF को बताया जाएगा, या बस अब हुकूमत ने का कोई नया प्लान है नहीं, हुकूमत के पास कोई और रास्ता है नहीं? शाहज़ेब साहब, पिछले चंद माह में हुकूमत ने जितने भी प्लान्स दिए हैं टैक्सेशन वाली साइड पे वो फ्लॉप हुए हैं और वो बहुत बुरे तरीके से बाउंस बैक वो उन्होंने किया है। फॉर एग्जांपल इनका जो प्लान था कि जो CFOs जो हैं वो एफिडेविट्स देंगे कि जो सेल्स टैक्स के रिटर्न है वो सही फाइल हुए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल एक राइटली रिएक्ट किया बिजनेस कम्युनिटी ने कि आप अपना काम नहीं करते, हमारे पास आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से इनका ये था कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो आउटसाइड द टैक्स नेट है उनकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, उनसे कोई 1200 से 1700 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लिया। जैसे जो टॉप 5% की ये बात कर रहे थे उसके अंदर भी ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं था, कुछ चंद करोड़ रुपए वो वहां से निकाल सके हैं। ताजरों के ऊपर इन्होंने ताजर दो स्कीम का जो है वो उसको कामयाब करवाने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। इनके इसी तरीके से एक जो चीज़ इनकी है जिसका ऐसा डायरेक्ट रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं है लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के सेंटीमेंट के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो है आपका जो फेसलेस सिस्टम इन्होंने कराची में इंट्रोड्यूस करवाया। लिमिटेड था भी, ऑल्दो उसके राइट लेफ्ट से कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, बट वो इनकी कारकर्दगी में एक जाता है। FBR के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी कोई चीज़ जो है ये IMF को सेल कर सकेंगे, इसलिए अब जो मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर फोकस ऑफ द डिस्कशन होगा उन एरियाज़ के ऊपर होगा जहां पे इन्होंने क्लेम किया कि हमारी ये अचीवमेंट है। जैसे विद इन द फेसलेस सिस्टम जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, जिसके तहत ये ख्याल इनको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी किस तरीके से अपना जो इनपुट का जो रिफंड है वो ज़्यादा क्लेम करती है इंडस्ट्री एवरेज के, उस तरह की चीज़ें करेंगे। अगर ये कुछ सेल करने की भी कोशिश करेंगे तो कामयाब नहीं होगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि टैक्स टू GDP रेशो जी हमारी 10.8% हो गई है 6 माह में, जबकि IMF का साल का हदफ 10.6 था, वो बात ठीक नहीं है। एक तो ये कि एवरेज जो 6 माह की टैक्स टू GDP रेशो है 10.2%, और ये इस तरीके से नहीं होता, ये एनुअल नंबर होता है। हम इसको जब साल का नंबर आएगा तो तब देखेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि अदर देन द एरियाज जहां पे इनको जो ग्रोथ भी आ रही है, सैलरीड क्लास है जैसे फॉर एग्जांपल, या कुछ और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर से बोझा, इनको कुछ इनके पास ऐसा प्लान मुझे लगता हुआ जो सेलेबल कोई प्लान वो नजर नहीं आ रहा। आपने आज वो उसका रियल एस्टेट का भी जिक्र किया, वो दैट इज आल्सो नॉट कन्विंसिंग। आपको पता है कि जो अभी मौजूदा कानून है उसके तहत जो ताजिर है वो अनरजिस्टर्ड है, वो POS सिस्टम के अंदर उसकी दुकान सील हो सकती है, उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। क्या आपने कभी सुना किसी की दुकान उन्होंने जाके बंद की है? इनके दफ्तर के 1 किलोमीटर के फासले पे स्मगल टायर्स भी बिक रहे हैं, स्मगल सिगरेट्स भी बिक रही हैं। FBR के अपने जो 37 लोग हैं उनका नाम आ गया है इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कि वो स्मगलिंग के नेटवर्क में शामिल हैं। तो FBR इज द वीकेस्ट एरिया। सरप्राइजिंगली पावर सेक्टर फिर भी बेहतर है, ऑल्दो उसके जो लॉसेज हैं ना इसके इनएफिशिएंसी के वो बड़े हैं, रिकवरीज उनकी इंप्रूव हुई हैं। लेकिन चूंकि IMF ने हदफ इनको दिया हुआ था कि आपने 330 अरब रुपए का वहां से 330 अरब रुपए तक आप इजाफी उसमें सेकुलर डेट में ऐड कर सकते हैं, वहां पे इजाफा नहीं हुआ क्योंकि बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा जो इजाफा हुआ था उससे इनको पैसा आ गया। तो गोइंग फॉरवर्ड FBR will be a problem and at the moment they don't have a plan ऐसा जिसको IMF को कन्विंस कर सके। जब वजीर आजम ग्रोथ की बात कर रहे हैं आरिफ भाई साहब, बरामदात में वो इजाफा नहीं हो रहा है जो ग्रोथ के लिए काफी है, कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? जहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, उनकी ज़ाहिर डिजायर है और ये एक कॉमन मैन की डिजायर भी है, क्योंकि ये कॉमन मैन ये कहता है कि भाई आपको ये स्टेबिलिटी आई है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन हुआ तो सो व्हाट, हमारे लिए जो है उसके अंदर क्या है।
तो हम कहते हैं कि भाई आपको जो है वो इन्फ्लेशन की शरह कम हो गई, तो उनका जो इन्फ्लेशन पुराना हो गया उसकी तो कोई मदावा जो है वो सच हमें नहीं मिला। उसको जब भी मिल सकता है कि जब लोगों के लिए जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वेजेस और उसमें इजाफा हो, और वो जब ही होगा कि जब जो है वो ग्रोथ अपटिक हो। ग्रोथ अपटिक हो कोई ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो 3%, 4%, 7-8% की बात करते हैं, लेकिन एक ग्रेजुअल जो है वो इजाफे की तरफ जरूर जो है वो अटेंशन देनी चाहिए। अटेंशन देने उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, और वो सेक्टर्स पर्टिकुलरली जो आई बिलीव एग्रीकल्चर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के मौके हैं, बट एट द सेम टाइम कोई करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। फिर साथ ही साथ आप जो एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और एग्रीकल्चर जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपका एक्सटर्नल अकाउंट को भी उससे जो है वो सपोर्ट हासिल होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको दोनों चीजें जो है वो आपके डिसिप्लिन को जो है वो मरूज़ खातिर रखते हुए जो है वो कॉशियसली ग्रोथ की तरफ जो है वो सोच विचार और उस पर जो है आइडियाज को जो है वो कोशिश करनी चाहिए हासिल करके, और उस तरफ उसकी तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि इसमें लकीली इस दफ़ा ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरप्लस कैपेसिटीज मौजूद हैं, तो बगैर कोई नए इन्वेस्टमेंट्स के अगर आप फॉर एग्जांपल हम उसकी बात करते हैं, एनर्जी की प्राइस मेनली कम होगी जब इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगी और दूसरे एरियाज में भी कुछ ग्रोथ को अपटिक मिलेगी, और मैं देख रहा था कि ये सीमेंट में अब एक्सपोर्ट भी जो है वो वायबल होने लग गया है, और लोकल जो है वो डिमांड भी अपटिक है उसमें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नज़र गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबर है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुल्जिम शहराज ने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान देने से साफ इनकार कर दिया है, और पुलिस पर खुद पर एतराफ़ी बयान दिलवाने के लिए दबाव डालने और सज़ा कम करने की पेशकश का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिम शहराज के एतराफ़ी बयान की तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक आज शरीक मुल्जिम शहराज को पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया गया, ताकि CRPC के सेक्शन 164 के तहत एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया जा सके। इस हवाले से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली की जानिब से मुल्जिम शहराज उर्फ शावेज के 164 के बयान की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद मुल्जिम को अदालत के सामने पेश किया गया, और फिर उसकी हथकड़ी हटाने के बाद उसे इस अदालत के चैम्बर में बिठाया गया। इस दौरान पुलिस एहलकारों को हिदायत की गई कि वो बाहर चले जाएं, और फिर मुल्जिम को गौर व खोज के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। मुल्जिम को बताया गया कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने है और एतराफ़ी बयान देने का पाबंद भी नहीं है। साथ ही वो जो भी बयान देगा उसे तहरीरी शक्ल दी जाएगी, जिसे बाद में उसके खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान मुल्जिम जब चैम्बर में था तो तफ्तीशी पुलिस को उस तक रसाई नहीं थी। अदालत के मुताबिक मज़कूरा सवालात को सुनने के बाद मुल्जिम शहराज ने कहा कि वो इस केस में वाहिद चशमदीद गवाह है। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को उसके सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, मगर शहराज के मुताबिक वो उस वक्त बेबस था। मुल्जिम शहराज ने मजीद बताया कि उसे केस में बतौर शरीक मुल्जिम घसीटा जा रहा है। हालांकि अरमगान मुझे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया था, जहां उसने मुस्तफ़ा की बॉडी और गाड़ी को आग लगाई थी। मुल्जिम शहराज ने यह भी बताया कि उस पर एतराफ़ी बयान देने के लिए दबाव डाला गया है और सज़ा कम करने की पेशकश भी की गई है। साथ ही मुल्जिम शहराज ने पुलिस तहवील में बदसलूकी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। इसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि मज़कूरा बहस से ज़ाहिर होता है कि मुल्जिम इस अदालत के सामने कोई बयान नहीं देना चाहता है, इसलिए मैं इस दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूँ। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने पुलिस ज़राए से केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हासिल कर ली है, जिसमें लिखा है कि मुल्जिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे। बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। बैरून मुल्क से मंशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम हुकाम ने अरमगान पर मुकदमा दर्ज किया था। कस्टम के मुकदमे में मुल्जिम अरमगान ने जमानत करवा ली थी। अरमगान पर
थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां और बोर्ड बेसन में भी मुकदमात दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान की माहाना आमदनी करोड़ों रुपए है। वो मंशियात इस्तेमाल करता है। शिराज नामी शख्स मुलजिम अरमगान का बचपन का दोस्त है। न्यू ईयर्स नाइट पर मुलजिम अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। पार्टी में रात 12 से 3 बजे तक शिराज भी मौजूद था, मगर मुस्तफ़ा नहीं आया था। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई थी। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हो गया। 5 जनवरी को अरमगान ने इसी लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया। मुलजिम अरमगान ने लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। अरमगान ने लड़की को ऑनलाइन टैक्सी में जाकर इलाज करवाने का कहा। मुलजिम अरमगान के मुताबिक लड़की को बंदूक की गोली दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। फिर 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। फिर 6 जनवरी की ही रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आ गया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। फिर सफ़ेद चादर से मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे और उसे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे उतारा। 2 मुलाजमीन से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने का कहा गया। मुस्तफ़ा के कपड़े, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को इसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुस्तफ़ा की गाड़ी में पेट्रोल ना होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का टैंक साथ लिया। मुलजिमान मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे और फिर रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अरमगान और शिराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। मुलजिमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। मुलजिम अरमगान के मुताबिक होटल वाले ने उसके पास गन देखी तो वो होटल से निकल गया। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। कुछ दिन बाद मुस्तफ़ा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी की रात नौमान नामी दोस्त को बताकर उसके पास आया था। मुस्तफ़ा की वालदा को शक होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए। अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसमें वो वापस कराची पहुंचा। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 दिन पहले ही कराची पहुंचा था। पुलिस छापे के दौरान सीसीटीवी कैमरे में देखकर अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। काफी देर तक मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की निशानदही पर घर में छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जो शरीक मुलजिम शिराज है, उसका पहले एक वीडियो बयान सामने आया था। अब भी वो अपने बयान पर तकरीबन कायम है कि अरमगान ने ये सब किया है, मगर खुद को बरी जिम्मा करार दे रहा है कि जैसे उसे गन पॉइंट पर ये सब करा लिया गया। सवाल जाहिर उठता है कि बाद में भी इस्लामाबाद चला गया, बाद में भी खामोश रहा, साथ रहा। ना सिर्फ ये कि मुस्तफ़ा की लाश को ठिकाने लगाने तक, जलाने तक वो उसके साथ था। जो अरमगान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो शिराज के बयानात या जो इल्ज़ामात हैं उसकी किस हद तक तस्दीक कर रही है? बहुत शुक्रिया शादेब। मेरे पास अरमगान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद है तमाम तर, और इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में पहले शिराज भी मान चुका है। शिराज की पहले एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट आई थी, वो भी हमने आपको बताई थी। उसके बाद उसका एक वीडियो स्टेटमेंट आया, और उसके बाद अब जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो काफी हद तक मिलती जुलती है। जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर है मोहम्मद अली, जब हमारी उनसे बात होती तो उनकी जानिब से इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शिराज और अरमगान के बयान में तजाद पाया जाएगा। लेकिन जब दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई तो दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इसमें शिराज ने पहले ये बताया था कि वो उस वक्त बंगले में मौजूद था। अब जो अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब एक रोज कबल एक लड़की को घर में बुलाया जाता है तो उससे पहले शिराज को बुलाया जाता है। शिराज को सारी चीजें बताई जाती है और उसके सामने लड़की पर तशद्दुद किया जाता है। और इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक ऑनलाइन टैक्सी को बुलवाया जाता है और उस लड़की को कानूनी कार्रवाई से मना किया जाता है, और इस तमाम तर चीजों में शिराज इन्वॉल्व होता है। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे 6 जनवरी को जो है जब मुस्तफ़ा को घर बुलाया जाता है तो भी उससे 1 घंटा कबल जो है वो शिराज को घर बुलाया जाता है। शिराज इस प्लानिंग में तमाम तर चीजों में शामिल होता है। उसके बाद उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है मुस्तफ़ा को। इस तमाम तर तशद्दुद के निशाना बनाने में जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट शिराज की है और जो अरमगान की है, दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, और दोनों में ये इस बात का जिक्र है कि शिराज के सामने ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि जो पार्किंग में मुस्तफ़ा की गाड़ी मौजूद थी उसमें जो पेट्रोल था वो भी जो है वो शिराज की जानिब से जो है वो उसमें फिल किया गया, और साथ में पेट्रोल का गैलन भी रखा गया। रास्ते में जब ये ड्राइव कर रहे थे तो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बताया हुआ है कि जो शिराज था वो बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जब ये हब पहुंचे हैं दुरजी के मकाम पर तो वहां भी शिराज उसके साथ था। गाड़ी को आग लगाई गई और फिर ये दोनों इसी तरह वापस आए।
बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती शाहजेब, बल्कि इसके आगे भी यहाँ तक होता है कि जब ये वापस आ जाते हैं अगले रोज 2 बजे तक, तो उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद जो अरमुगान है वो 3 से 3.5 लाख रुपए इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि शिराज को देता है और देने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद चले जाओ। ये यहाँ से जाता है, जाने के बाद 2 रोज बाद जो है वो अरमुगान भी इसके पीछे फ्लाइट लेकर जो है वो लाहौर जाता है, वहां से अपनी गाड़ी लेते हैं, लेकर ये वहां रहते हैं 3 से 4 दिन, और उसके बाद जब मामला बिल्कुल दब जाता है तो दोनों बाय रोड वापस कराची आते हैं। इस तमाम तरह सिचुएशन की जो सीसीटीवी फुटेज है आईजी सिंध की हुक्म पर जो है वो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने जो है वो हासिल कर ली है, और इन दोनों जो शख्स हैं, चाहे वो मुल्जिम अरमुगान हो या मुल्जिम फिर शिराज हो, ये साथ साथ पूरे वाक़े के अंदर जो है वो देखे गए हैं। तो अब जो है वो शिराज की जानिब से अगर इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कुछ रद्दोबदल किया जाता है या अपने बयान में कोई किया जाता है, तो जो अरमुगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, जो तमाम तर शवाहिद हैं, वो इन्वेस्टिगेशन अफसर ये बताते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो सिमिलर हैं, और उसकी वजह से जो है वो अरमुगान भी जो है वो या शिराज जो है दोनों को जो है वो शामिल तफ्तीश रखा हुआ है, और दोनों से जो है वो इंटेरोगेशन इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया काशिफ, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की हलाकत एक मसला बनी हुई। आए रोज़ शहरी हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में जाने गंवा रहे हैं, जिससे शहर में चलने वाली हैवी ट्रैफिक जिनमें डंपर्स, ट्रेलर्स और वाटर टैंकर्स नुमायां हैं, उनके खिलाफ शहरियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और मुश्तइल अफराद की जानिब से कानून हाथ में लेने और डंपर्स और टैंकर्स जलाने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान की खबर के मुताबिक रवां साल के सिर्फ 2 महीने में कराची में ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 150 अफराद मारे गए हैं, जिनमें हैवी ट्रैफिक से होने वाली अमवात की तादाद 51 है। खबर के मुताबिक डंपर्स की टक्कर से 13, ट्रेलर्स की टक्कर से 15, वाटर टैंकर्स की टक्कर से 11 और बस की टक्कर से 8 अफराद मारे गए हैं। ट्रैफिक हादसात में मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वालों की तादाद 2000 से जायद है। इस हवाले से जुमे को कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का बयान सामने आया था कि डंपर्स और टैंकर्स को मॉनिटर करने के लिए उन पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए क्या इकदाम उठा रही है, क्या तफसीलात हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद। राहिल, बहुत शुक्रिया। राहिल, क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? ज़ाहिर है शहरों में गम व गुस्सा इस हवाले से मौजूद है, हुकूमत किस हद तक संजीदा ले रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? शाहजेब साहब, ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की फ़िगर साल की बुनियाद पर 750 से 800 के दरमियान होती है, और गुज़श्ता साल भी ये फ़िगर 750 से कुछ ज़्यादा रही। इस साल भी जो है 50 से ज़ायद सिर्फ हलाकतें ऐसी हैं जो कि हैवी ट्रैफिक की वजह से रुन्मा हुई हैं, और उसके बाद फिर फौरी तौर पर डंपर एसोसिएशन के साथ एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई, जिसपे ये बात तय की गई कि डंपर्स के अंदर, केबिन के अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात की वजूहत जानने में उनका पता लगाया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा ड्राइवर को भी खौफ रहेगा कि उसकी स्पीड भी मॉनिटर की जा रही है। इस मीटिंग में डंपर एसोसिएशन जो कि हैवी ट्रैफिक और दीगर लोग भी उसमें शामिल थे, उनका ये कहना था कि चूँकि हैवी ट्रैफिक में ड्राइविंग सीट बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, जिसकी वजह से उसको मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसमें ये सजेशन दी गई थी कि मोटरसाइकिल सवार अफराद हैवी ट्रैफिक के साथ जब भी ड्राइविंग करें तो उससे थोड़ा सा फासला, मखसूस फासला उसके साथ साथ रखें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शहर की चंद एक गिनी चुनी सड़कों को आइडियल सड़क कहा जा सकता है, जबकि इसके अलावा आप मेन आर्टरीज़ की अगर बात करें, मेन यूनिवर्सिटी रोड है मुकम्मल तौर पर खुदी हुई है मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर, जबकि इसके साथ साथ शहर की और दीगर सड़कें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो वहाँ पर खुदाई का अमल शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सड़क हमने देखा कि कई महीनों तक उसके बाद उसकी रिपेयरिंग नहीं की जाती। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होते हैं, नामवार सड़कें होती हैं, जबकि इसके अलावा सीवरेज का पानी आता है। इसी किस्म के और दीगर कई मसाइल होते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है, जबकि इसके अलावा यही सारे अवामिल जो है वो ट्रैफिक हादसात का भी बाइस बनते हैं। ड्राइवर हज़रात जो ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक हादसात होते हैं, और खुसूस तौर पर मोटरसाइकिल सवार अफराद जो इसमें जान से जाते हैं। शहर की सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि शहर के कई फ्लाईओवर, कई पुल भी ऐसे हैं कि जहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं और फिर उनकी रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। और उसके बाद फिर अगर इसी के साथ साथ हम शहर के साइड एरियाज़ की अगर हम बात करें, जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो उनको जो कनेक्ट करती है हाईवेज़ को, वो सड़कें भी कोई ऐसी खास नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर, और उन सड़कों पर भी कई ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं, जिसके बाद फिर लोगों में इश्तियाल बढ़ता है, लोगों में गुस्सा बढ़ता है, और कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें डंपर्स को आग लगा दी गई, वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। हुकूमत को ना सिर्फ इस तरह के हादसा की रोकथाम करनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे मगर जो ये ड्राइवर हैं, ये डिसिप्लिन में ड्राइविंग करें, इनका लाइसेंस किस तरीके से इन्हें दिया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान काम है, फौरी तौर पर लाइसेंस मिल जाता है, दुनिया में इतना आसान नहीं होता ये। इस हवाले से हुकूमत कोई इकदाम कर रही है?
देखिए बिल्कुल हुकूमत ने जो हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से तो ये बताते हैं कि इन जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनकी नुमाइंदा एसोसिएशंस हैं उनके साथ ये कोलैबोरेशन किया जाएगा और इन तमाम अफराद के ना सिर्फ जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस चेक की जाएंगे बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको जो वेरीफाई किया जाएगा और उसके साथ साथ इन गाड़ियों की फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में एक ड्राइव जो है वो चलाने का जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास एक तजवीज़ ज़रूर है और उस पर जो है वो जल्दी हुकूमत ने बताया, पुलिस हुक्काम का कहना है कि जल्दी उस पर अमल दरामद भी शुरू किया जाएगा ताकि जो शहर में कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो आम मुशाहिदे में आती हैं, रूटीन में जो है वो ना सिर्फ शहरी देख रहे होते हैं। हमने भी कई दफ़ा उस पर रिपोर्ट भी किया कि कई ऐसी गाड़ियाँ जो कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही होती हैं तो उन गाड़ियों की भी पकड़ धकड़ जो की जाएगी और इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम भी जल्द ही शुरू की जाएगी। बहुत शुक्रिया। रही तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। कुरान खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर वादों के साथ साथ यूक्रेन जंग खत्म करवाने का वादा भी किया था और अब उनके इस वादे पर यूक्रेन समेत उनके यूरोपीय इत्तेहादी परेशान हैं। सूरत हाल में सबसे ज़्यादा खुश रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है जो सदर ट्रंप के हाथों यूक्रेनी सदर की बेइज्जती और उस पर यूरोपीय रहनुमाओं की परेशानी को इत्मीनान की नज़र से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इक़दामात ने उनके फितरी और तारीख़ी इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक को सख्त मुश्किल से दो चार कर दिया है और अब अमेरिका और यूरोप का तारीख़ी इत्तेहाद भी ख़तरे में पड़ गया है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान तनाज़े की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यूक्रेन की जंग बनी हुई है जिसे ख़त्म कराने की कोशिशों में पहले फ्रांस और बरतानिया के सरबराह वाशिंगटन पहुँचे और फिर खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुँचे। लेकिन ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस पहुँचने पर जो कुछ हुआ वो व्हाइट हाउस की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई और मीडिया के सामने यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही। United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? During the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what you're this. doing. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to... You think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Say a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out,
You'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. You've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Hey, come on. इस पूरी तकरार के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकलना पड़ गया और न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, बल्कि ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस से चले जाने पर दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। यूक्रेनी सदर को वापस भेजकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमने आज व्हाइट हाउस में एक बहुत मायने खेज मुलाकात की और बहुत कुछ सीखा जो इस तरह की कशीदगी और दबाव में बातचीत के बगैर कभी नहीं समझा जा सकता था। यह हैरत अंगेज़ है कि जज्बात का नतीजा क्या निकलता है और मैंने ये समझ लिया है कि अगर अमेरिका दरमियान में आता है तो सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि हमारी शमूलियत से उन्हें मुज़ाकरात में बड़ा फ़ायदा होता है। मगर मैं फ़ायदा नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की बेइज्जती की। जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में नायाब मादनी ज़खायर से मुताल्लिक कहा था कि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिका की हिमायत बरकरार रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि ये ज़खायर अमेरिका को दे दे। लेकिन इस पर यूक्रेन के सदर ने कहा था कि ये कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं है, मैं अपना मुल्क नहीं बेच सकता। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर के खिलाफ और रूसी सदर पुतिन के हक में बयानात दे रहे थे, जिस पर यूरोप में शदीद तशवीश और बेचैनी फैल रही थी। जबकि फरवरी में ही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कि यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर शदीद तनकीद की थी। इसके बाद यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर से मुलाकात से पहले ही माहौल बेहतर करने के लिए फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। ताहम फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोप की जानिब से यूक्रेन को इमदाद के बजाय कर्ज देने की बात की, जिस पर फ्रांसीसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और अपनी बात की वजाहत की। मगर इस दौरान भी सदर ट्रंप मुंह बनाते रहे। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair. इसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की, उन्हें बरतानिया के शाह चार्ल्स का ख़त पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप के सामने इंतहाई नरम रवैया अख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप ने वही बात दोहराई कि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को पैसे देकर अपना पैसा वापस ले लेते हैं, हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इस पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी सदर ट्रंप को टोका और कहा कि इसमें सारा कर्ज नहीं, कुछ तोहफा भी है। thank you for changing the conversation to bring about the possibility that now we can have a peace deal, and we want to work with you to make sure that peace deal is enduring, that it lasts, that it's a deal that goes down as a historic deal, that nobody breaches, and we'll work with you to make sure that that absolutely happens. And it is my pleasure to bring from His Majesty the King a letter. He sends his best wishes and his regards, of course, but he also asked me to bear this letter and bring it to you. So can I present the letter from the King? Thank you very much. We want to work with him, President Zelensky, she said before. We want to work with him, and we will work with him. I think the President and I actually have had a very good relationship. It maybe got a little bit testy because we wanted to have a little bit of what the European nations said. You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted, it was given. और फिर इन दो मुलाकातों के बाद यूक्रेन के सदर का दौरा अमेरिका हुआ और ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहदा करने वाशिंगटन पहुंचे। लेकिन इस मुआहदे की नौबत आने से पहले ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान जो कुछ हुआ
उसे ना सिर्फ मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गई। व्हाइट हाउस से जाने के बाद यूक्रेनी सदर ने ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। ताहम यकम मार्च को उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम तमाम सपोर्ट के लिए अमेरिका के बहुत मशकूर हैं। मैं सदर ट्रंप, कांग्रेस की हिमायत और अमरीकी अवाम का शुक्रगुजार हूँ। यूक्रेन के शहरियों ने हमेशा इस हिमायत को सराहा है, ख़ासतौर पर जंग के 3 सालों में। अमेरिका की मदद बहुत अहम रही है और मैं इसे तस्लीम करना चाहता हूँ। सख्त बातचीत के बावजूद हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। हम मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं और ये हिफाजती ज़मानतों की जानिब पहला कदम होगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ज़मानतों के बगैर जंग बंदी यूक्रेन के लिए ख़तरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेन के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका हमारे साथ है। हम चाहते हैं, इसलिए मैं अमेरिका आया और सदर ट्रंप से मुलाकात की। मादनियात पर डील, सिक्योरिटी की ज़मानतों और अमन की तरफ सिर्फ एक पहला कदम है। हमारी सूरत हाल बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस तरह लड़ाई नहीं रोक सकते और इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते कि पुतिन कल वापस नहीं आएगा। इसके बाद बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को बरतानिया की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश की, जबकि कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर तकरीबन 30 यूरोपीय रहनुमाओं का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया और इसके बाद अमेरिका से ज़ेलेंस्की सीधे बरतानिया पहुँचे, जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने गर्मजोशी से गले लगाकर उन्हें खुशामदीद कहा, जबकि ज़ेलेंस्की की लंदन आमद पर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने भी उनका इस्तकबाल किया। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया यूक्रेन के साथ है और जितना वक्त भी लगे यूक्रेन की हिमायत जारी रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान 2.8 अरब डॉलर के कर्ज का मुआहदा तय पा गया, जिसके हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा कि यह कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं नेटो में यूक्रेन की शमूलियत के बदले मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ, इससे मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें यूक्रेनी सदर ने शिरकत की। इस सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूक्रेन की हिमायत पर इत्तफाक किया और दिफा पर ज़्यादा खर्च करने और यूक्रेन में जंग बंद कराने का अज़म भी जाहिर किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय ममालिक की एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने का भी ऐलान किया और सहाफ़ियों को बताया कि वह फ्रांस और दीगर ममालिक के साथ मिलकर जंग को रोकने के लिए एक मनसूबा तैयार कर रहे हैं, जिसे फिर अमेरिका को पेश किया जाएगा। लंदन में होने वाली इस अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद यूक्रेनी सदर की बरतानवी शाह चार्ल्स से खुसूसी मुलाकात भी हुई है, जबकि इजलास के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यह तजवीज़ दी है कि अमेरिका की तरजीहात में तब्दीली के बाद यूरोपीय ममालिक को अपने दिफाई अखराजात को बढ़ाना चाहिए और इस पर GDP का 3 से 3.5% तक खर्च करना चाहिए। रूस ने 3 साल तक अपने GDP का 10% दिफा पर खर्च किया, इसलिए हमको भी आने वाले वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। मैक्रोन ने मजीद कहा कि फ्रांस और बरतानिया ने यूक्रेन में 1 माह तक महदूद जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। इस मुतबादिल अमन मुआहदे के इब्तिदाई मरहले में 1 माह की जंगबंदी शामिल होगी। दूसरे मरहले में ज़मीन पर फ़ौजें भेजी जाएंगी। इस पूरी सूरत हाल में रूस खुश दिखाई दे रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान तो सामने नहीं आया है। ताहम रूस की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने टेलीग्राम पर लिखा कि ट्रंप और JD वेंस ने इस बदमाश को मारने से खुद को कैसे रोका, ये तहम्मुल का एक मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। इसके अलावा रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। ये बहुत मुफीद है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।